चलिए आगे चलते हैं। तो कंपनी रूल फर्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी रूल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये फर्स्ट स्टेप था कि ऐसे गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करे, उन्हें रेगुलेट करे इंडिया में, कि वो कुछ आगे ना बढ़ें, कुछ प्रताड़ित ना करें लोगों को, ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें इंडिया के फिजिकल एसेट्स को। तो उसके खिलाफ ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट। और दूसरा ये था कि इट रिकोगनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कैटेगराइज करने के लिए भी आता है कि उनके कामों को बांट दिया जाए। और ये एक तरीके से फाउंडेशन का काम किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, ये फाउंडेशन का भी इसने काम किया। अगर इस फीचर्स के बारे में बात करें इसके एक्ट की, तो ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। और उसके अंडर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया गया, जिसके 4 मेंबर हुआ करते थे असिस्ट करने के लिए। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। छोटे मोटे एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को सबॉर्डिनेट करने के लिए, सबॉर्डिनेट किसके थे अंडर थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आते थे। पहले जो तीनों जो प्रेसिडेंसी होते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे, सब तीनों के पास इक्वल राइट होते थे। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, इस राइट के बाद ये जो आया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हो गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो हेड होगा, उसके नीचे मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो ये एक्ट के जरिए ये प्रोविज़न आया कि सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में इस्टेब्लिश की जाएगी। कंप्राइजेज 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, मतलब एक चीफ जस्टिस होगा उसमें और 3 अदर जजेस होंगे उसके अंडर। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट। अब क्योंकि प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट हो कर दिया था, उसके जो सिपाही हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के जो छोटे सिपाही हुआ करते वो भी प्राइवेट ट्रेड किया करते थे। क्यों करते थे कि एक किंग हुआ करता था फरुख सियर नाम का, तो उसने 1717 में एक दस्तक पास करने का एक राइट दे दिया था ब्रिटिशर्स को, कि दस्तक पास करके वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्री ट्रेड के जरिए वो क्या करते थे, इसका मिसयूज करने लगे थे। मिसयूज करने का मतलब है कि जो उनके सर्वेंट होते थे कंपनी के, वो भी प्राइवेट ट्रेड किया करते थे, अपना सामान पोर्ट में भर कर, पोर्ट पर ले जाकर उसे भी वो ट्रेड किया करते थे, अपना प्राइवेट ट्रेड किया करते थे, उससे प्रॉफिट कमाते थे। तो उस पर रोक लगाया गया इस एक्ट के जरिए। ठीक है, और बहुत सारा ब्राइब्स लेते थे, बहुत सारा घूस लेते थे, ये सब, तो उस पर रोक लगा। इट strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors body and company to report on its revenue, civil and military affairs in India। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई कंपनी के द्वारा, जिसका काम यही था कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स का रिपोर्ट वो पार्लियामेंट तक पहुंचाए। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम यही था कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को इंडिया का वहाँ तक पहुँचाए, पार्लियामेंट तक पहुँचाए। इसके बाद आया कि 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आया। इसमें क्या था, अब इसके बाद ये इट अ बिट ऑफ रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 में जो डिफेक्ट रह गया था उसको दूर करने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट 1781, आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। तो इसके कुछ विशेषताएँ हैं इस अमेंडमेंट के, जो नीचे दी गई हैं। अब ये क्या है कि it exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity. Similar, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the supreme court of their official action. अब ये जो गवर्नर जनरल था उसको थोड़ा पावर बढ़ा दिया गया। ठीक है, वो थोड़ा जो लोकल जो जस्टिस का काम है वो लोकली वो कर सकता है। ठीक है, लोकल जुडिक्शन
कर सकता है गवर्नर जनरल खुद। सेकेंड है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर को जुडिक्शन के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया, रोक दिया गया इसमें। थर्ड है, इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज हैव द जुडिक्शन ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, मतलब कुछ प्रोविजन से बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं कर सकता है, ठीक। पर्सनल लॉ डिफेंडेंट्स हिंदूज वर बी ट्राइड टू अकॉर्डिंग द हिंदू लॉ, मुस्लिम वर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। ऐसा कुछ कहा गया कि जो हिंदुओं को जो नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी उनका फैसला होगा वो हिंदू लॉ के तहत होगा, मुस्लिम का मोहम्मदन लॉ के तहत उनका उनके ऊपर ट्रीट किया।